पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, हम स्थानों का निर्धारण पृथ्वी पर कैसे करेंगे। इसके लिए देखिए, जब हम पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान को उसके आसपास के चर्चित स्थान जैसे नदी, मंदिर, स्कूल, अस्पताल, चौराहा आदि के सापेक्ष बताते हैं, तो उस स्थान की स्थिति को सापेक्षिक स्थिति कहते हैं। जैसे अगर किसी को तुम अपने इस स्कूल का पता बताना चाहो, तो इस स्कूल के आसपास कुछ ऐसी चीजें होंगी जो प्रसिद्ध होंगी, तो आप उस जगह का नाम या उस वस्तु उस स्थान का नाम बताएंगे और बताएंगे कि वहीं के पास मेरा स्कूल है। ठीक है ना। तो जब आप किसी स्थान का पता उसके आसपास के किसी चर्चित स्थान के नाम से बताते हैं, उसको कहा जाता है सापेक्षिक स्थिति। ठीक, जैसे उत्तर प्रदेश के पश्चिम में राजस्थान और पूर्व में बिहार है। मैप में उत्तर प्रदेश को देखेंगे, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में राजस्थान राज्य है और पूर्व में बिहार राज्य है। ठीक, ये होती है सापेक्षिक स्थिति। किसी स्थान के सापेक्ष आप दूसरे स्थान का पता अगर बताते हैं तो वो होती है सापेक्षिक स्थिति। और देखिए, सापेक्षिक स्थिति में एकदम एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट पता नहीं चलता है ना, आप आसपास या लगभग उस स्थान का पता बताते हैं। अब क्या होता है, जब हम पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान की स्थिति को बिना किसी चर्चित स्थान के स्थिति के सापेक्ष बताएं, आप किसी चर्चित स्थान का नाम मत लीजिए, ठीक उसी जगह का पता बताइए जिस जगह जाना हो। ठीक, तो उस स्थान की स्थिति को वास्तविक स्थिति कहते हैं। जब हम इस तरह से पता बताते हैं तो उसे वास्तविक स्थिति कहते हैं। समझे? वास्तविक स्थिति के बारे में समझ गए ना। जब आप किसी चर्चित स्थान का नाम ही मत लीजिए, ठीक उसी जगह का नाम लीजिए जहां बताना हो जिस जगह का पता, उसे कहेंगे वास्तविक स्थिति। मैप में हम लोग इसी स्थिति की बात करते हैं, वास्तविक स्थिति की। जब हम किसी जगह का स्थान का पता बताते हैं मैप में, तो वो वास्तविक स्थिति होती है, न कि सापेक्षिक। सापेक्षिक स्थिति का जो तरीका है ये हम व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करते हैं, मैप में नहीं प्रयोग करते। मैप में वास्तविक स्थिति वाला तरीका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब जब हमें वास्तविक स्थिति के बारे में बताना है किसी जगह की, तब उसके लिए हम मैप में कुछ रेखा जालों का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, कुछ रेखा जालों का प्रयोग करते हैं। इन रेखा जालों को नाम दिया जाता है अक्षांश और देशांतर। ये रेखाएं काल्पनिक होती है, मतलब केवल हमने अनुमान लगाया है, कल्पना की है। मैप में कभी इन रेखाओं को खींचा नहीं जाता है। ये नहीं ऐसा मैप बन गया और हम चले अक्षांश और देशांतर रेखाएं इस तरह से खींच रहे उसमें, तो सारी केवल रेखाएं ही दिखेंगी, मैप तो दिखेगा ही नहीं। हम केवल कल्पना करते हैं कि मेरी अक्षांश रेखाएं यहाँ से यहाँ तक हैं, काल्पनिक रेखाएं यहाँ से यहाँ तक। ठीक, उन रेखाओं की मदद से हम किसी स्थान के वास्तविक स्थिति का पता बता लेते हैं। ठीक, अब आगे देखेंगे, ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं मैप में खींची कैसे जाती हैं और कैसे देखी जाएंगी। देखिए, अक्षांश रेखाएं क्या है। पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरता है, ये मालूम है। ये जो काल्पनिक अक्ष है इसका, ये उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ पोल से ही हमारा अक्ष पृथ्वी का होकर के जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए, लगभग गोल आकार होने के कारण पृथ्वी पर ऐसा कोई किनारा नहीं जहां से किसी स्थान की वास्तविक दूरी मापी जा सके, ये तो आप जानते हैं।
उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दो ऐसे बिंदु हैं जहां से किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर बिल्कुल मध्य में आप इस ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से चलिए और फिर उत्तरी ध्रुव से चलिए, बराबर दूरी, जितनी दूरी इधर से गए उतनी दूरी इधर से जाएंगे। लगभग बीच में जब पहुंच जाएंगे तो वहां से हम एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। ये लाइन इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा कही जाएगी। आप उत्तरी ध्रुव से चलना शुरू करिए और दक्षिण ध्रुव से चलना शुरू करिए, बराबर दूरी चलिए। बराबर दूरी चलते चलते जहां पे दोनों लोग मिल जाएंगे उसी बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींच दी जाएगी। काल्पनिक रेखा मतलब केवल दिमाग में है, वास्तव में मैप में या ग्लोब में खींची नहीं जाएगी। तो ये हो जाएगा भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा जो खींची गई है, यह भूमध्य रेखा इस बिंदु से शून्य अंश का कोण बनाएगी। ठीक है ना। जब कोई लाइन आप इस तरह से खींचते हैं तो ये लाइन शून्य अंश का कोण बना रही है ना। ठीक, ये होता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध यानी कि ये हिस्सा कहा जाएगा उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोले का आधा, ठीक है ना। गोलार्ध मतलब गोले का आधा, ठीक। और दक्षिण का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहा जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं, ठीक है ना। देखो, अब अगर हमारे पास ये मैप है, ठीक है ना, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पर 0 अंश का कोण होता है। अब इसी भूमध्य रेखा से आप दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है ना, ये दक्षिण का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहा जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में कोई भी बिंदु ले लीजिए, चाहे कहीं पर भी कोई भी बिंदु ले लीजिए। इस बिंदु पर भूमध्य रेखा के केंद्र से, ठीक है ना, ये जो कोण बनेगा, ये यहाँ पे मान लीजिए कुछ कोण बन रहा है 30 अंश, मान लीजिए 30 अंश का कोण बना। इस स्थान को दिखाने के लिए हम यहाँ से लाइन खींचे, ये 30 अंश का कोण बनाया। यही जो कोणीय दूरी है 30 अंश, इसी को अक्षांश कहते हैं। इस बिंदु पर ये जो स्थान है, इस बिंदु को अगर हम पीछे बढ़ाते जाएं तो ये इस वृत्ताकार को यहाँ पर भी काटेगा, तो यहाँ पर भी 30 अंश। मतलब यहाँ पर जो जगह होगी, यहाँ पर जो जगह होगी, मान लीजिए ये जगह नंबर 1 है, ठीक है, ये जगह नंबर 1 और ये जगह नंबर 2, दोनों जगह भूमध्य रेखा से समान कोणीय दूरी पर है, ठीक है ना, एक ही समान कोणीय दूरी पर है। तो ऐसे स्थान जहां पर कोणीय दूरी समान होती है वो समस्थानिक कहे जाएंगे, मतलब वो एक ही जैसे स्थान है, ठीक। ये होता है हमारा अक्षांश। अभी आगे हम देखेंगे अक्षांश रेखाएं खींची कैसे जाती हैं, ठीक। देखिए, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, ये देखो, ये हमारा भूमध्य रेखा है, ठीक है ना, ये भूमध्य रेखा है, सॉरी, ये पृथ्वी का अक्ष है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। ये कोण कुछ दिए गए हैं, ये कोण वही है। देखो, ये 0 अंश है, 0 अंश मतलब भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से ये वाला जो कोण है ये 23.5 अंश है, ये वाला कोण 66.5 अंश है ना। देखो, जो 23.5 अंश उत्तर में और 23.5 अंश दक्षिण में जो लाइन खींची गई है, काल्पनिक रेखा है, ये अक्षांश रेखाएं कही जाती है। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो क्षैतिज होती है, ठीक है ना। अक्षांश रेखाएं क्षैतिज खींची जाती हैं, देशांतर रेखाएं ऊर्ध्वाधर खींची जाती हैं, ठीक। अक्षांश रेखाओं की बात की जाए तो भूमध्य रेखा जो है 0 अंश, ये 0 अक्षांश कही जाएगी। और
उत्तर में जब 23.5 अंश वाली रेखा को देखेंगे, इसको कहा जाता है कर्क रेखा। ठीक है ना, इसको कर्क रेखा कहते हैं। ठीक, और देखो 23.5 अंश दक्षिणी ध्रुव, 23.5 अंश उत्तर को कर्क रेखा कहेंगे, और 23.5 अंश दक्षिणी ध्रुव को मकर रेखा कहेंगे। इसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो 66.5 अंश उत्तरी ध्रुव वाला आता है। 66.5 अंश उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक सर्किल, ठीक है ना, आर्कटिक सर्किल का मतलब आर्कटिक वृत्त, ये आर्कटिक वृत्त कहा जाएगा, और ये अंटार्कटिक वृत्त कहा जाएगा। ये भी 66.5 अंश दक्षिण दिशा में, दक्षिणी ध्रुव में है। ठीक है ना, दक्षिणी गोलार्ध में। देखिए भूमध्य रेखा को शून्य अक्षांश माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी गोलाकार है और किसी गोले के चारों ओर 360 अंश का कोण बनता है, इसलिए भूमध्य रेखा से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की कोणीय दूरी 360 अंश का चौथाई 90 अंश होती है। इस बात को जरा समझो, बात मत करो, इस बात को समझो। देखो कोई भी गोला है, कोई भी गोला है, उस गोले के बीच में एकदम जाओ, केंद्र में। ठीक है ना, जब केंद्र में जाओगे तो तुम क्या देखोगे, आप केंद्र में अगर खड़े हो गए, जैसे इसी कमरे को मान लेते हैं ये गोला है, जब हम इस कमरे में खड़े हो गए एकदम बीच में, बीच में मतलब सरफेस पे नहीं खड़े होंगे ना, बीच में मतलब यहाँ हवा में कहीं इस पर खड़े होंगे, जब हम यहाँ पर कहीं खड़े होंगे, ठीक, तो क्या होगा, हम इस कमरे को, गोलाकार कमरे को ऊपर से लेके नीचे तक इस तरह से पूरा देखेंगे ना। जब आप देखोगे तो इस तरह, जैसे मान लो तुम यहाँ अगर खड़े हो तो ये पूरा इस तरह से देखोगे ना। तो जब हम कहीं एक बिंदु से शुरू करके, एक बिंदु से शुरू करके जब ये पूरा चक्कर पूरा करते हैं तो कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का कोण बनेगा। जब हम एक चक्कर पूरा करेंगे तो 360 अंश का कोण बनेगा, और इसी को अगर 4 बराबर भागों में बांट दो तो हर कोण 90 अंश का हो जाएगा, होगा ना। इसी तरह से यहाँ है, ये है हमारा भूमध्य रेखा, ये है पृथ्वी का अक्ष, दोनों एक दूसरे को 90 अंश पे काट रहे हैं, तो 90 अंश के 4 वृत्त हमको मिले ना, 4 टुकड़े मिले ना 90 अंश के, एक ये 2 3 4। तो जब 90 अंश के 4 मिले तो ये ध्यान दो, ये 0 अंश है, 0 से लेके कितने अंश तक जा रहा है, ये 90 अंश। कहने का मतलब हम यहाँ 90 अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं, बोलो 90 अंश हुआ तो 90 अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं। और जब नीचे की बात करोगे तो यहाँ पर भी 0 से 90 तक जाएगा, तो यहाँ पर भी 90 अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं। 90 ऊपर खींचेंगे, 90 नीचे खींचेंगे, कितना हुआ 180। एक शून्य वाला भी तो है, एक लाइन शून्य वाली भी है, 90 लाइन ऊपर खींच सकते हैं, 90 लाइनें नीचे खींच सकते हैं, 180 लाइनें हो गई। एक शून्य वाला भी है, 181 हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि हम ग्लोब पर अगर एक एक अंश के अंतर पर रेखाएं खींचें, ग्लोब पर अगर एक एक अंश के अंतर पर अक्षांश रेखाएं खींचें तो कितनी अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं, कितनी कितनी अक्षांश, 300 कहा। ये रेखा जब खींचोगे तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जाएगी ना, ऐसे ऐसे 90 नीचे 90 ऊपर। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पर इस पर, यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर है ना, इस बिंदु पर जब रेखा खींचने का प्रयास करेंगे, यहाँ देखो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर जब यहाँ रेखा खींचने का प्रयास करेंगे, ये तो एक छोटा सा बिंदु है केवल ना, इस बिंदु पर जब हम रेखा खींचना चाहेंगे तो रेखा नहीं खींच सकते, क्योंकि ये तो बिंदु है, बिंदु से रेखा खींची जाएगी, एक बिंदु से नहीं खींच सकते हम, एक बिंदु से रेखा, वो बिंदु मात्र ही रह जाएगा। ठीक, तो एक रेखा यहाँ घट गई,
हम यहाँ 90 बताए थे ना, लेकिन जब यहाँ पहुंचे रेखा खींचने के लिए 90 वाले पर, तो ये तो बिंदु है, यहाँ पर रेखा नहीं खींची जा सकती। तो कितना हो गया यहाँ, 90 के बजाय 89 हम खींचेंगे। और ऊपर जब देखेंगे वो भी यहाँ एक बिंदु है, तो यहाँ भी 90 के बजाय 89, तो 2 कम हो गए ना, 0 वाला तो रहेगा ही। अब देखो यहाँ पर अक्षांशों की कुल संख्या 181। अक्षांशों की संख्या, अक्षांश मतलब बिंदु, एक 0 अंश वाला बिंदु, 1 अंश से लेकर के 90 अंश तक बिंदु तो है ना। तो 90 बिंदु इधर, 90 बिंदु इधर, और एक बिंदु 0 अंश वाला, तो कुल अक्षांश बिंदु 181। लेकिन जब रेखाओं की बात करेंगे तो रेखाएं 2 कम हो जाएंगी, क्योंकि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में बिंदु है, वहां पर रेखा नहीं खींच सकते। ठीक, तो 2 कम हो जाएगा, तो 179 ही बचेगा। तो जब आपसे कहा जाएगा कि कितने अक्षांश हैं, अक्षांश 181 है, लेकिन अक्षांश रेखाएं कितनी है, 179, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर केवल बिंदु है, वहां पर रेखा नहीं है। ठीक, ये चीज प्रश्न में पूछता है। अब इसके बाद आगे देखते हैं अक्षांश रेखाएं खींचना। ठीक, अब आ गया देशांतर। अक्षांश समझ गए ना, अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाएंगी, क्षैतिज। ठीक, अब आता है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं कैसे खींची जाएंगी उसके बारे में देखते हैं। किसी स्थान की सटीक स्थिति का पता लगाने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अलावा, अभी हमने बताया था ना, देशांतर रेखाएं इस तरह से खींची गई थी। ठीक, देशांतर रेखाएं खींची गई, लेकिन केवल देशांतर रेखाओं से हम किसी स्थान का पता सटीक नहीं बता सकते। ठीक, उसके लिए हमें कुछ और चाहिए, और वो होता है देशांतर रेखाएं। ठीक, किसी स्थान की सटीक स्थिति का पता लगाने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अलावा यह भी पता होना चाहिए कि यह स्थान दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली मानक रेखा के पूर्व या पश्चिम कितनी दूरी पर है। मानक रेखा के पूर्व या पश्चिम क्या होता है, जैसे देखो ये देशांतर रेखाओं की बात करते हैं, तो देशांतर रेखाएं अक्षांश, ये हमारी जो अक्षांश रेखा है, ये तो भूमध्य रेखा होती है, इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा के पूर्व में है स्थान या अक्षांश रेखा के पश्चिम में है, यह भी जानना जरूरी है, तभी हम उस स्थान का सटीक पता बता सकते हैं कि अक्षांश रेखा के पूर्व में या अक्षांश रेखा के पश्चिम में। तो इसके लिए क्या करते हैं, देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई अर्धवृत्ताकार होती हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इनके बीच की दूरी क्रमशः कम होती जाती है, ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी 0 हो जाती है और एक बिंदु पर मिल जाती है। इस बात को समझने का सबसे सटीक उदाहरण है खरबूजा। खरबूजा देखे हो सब लोग? ठीक, देखो खरबूजा देखे हो ना, खरबूजे पर देखे होगे धारियां बनी होती है ना, नीचे वाला ऊपर वाला और नीचे वाला बिंदु, वो दोनों बिंदु तो होते ही हैं जिस पर डंठल लगी होती है, और नीचे जहां पे उसका फूल वाला हिस्सा रहता है ना, और उसी इस तरह से धारियां बनी होती हैं, ऊपर वाले डंठल वाले हिस्से को फूल वाले हिस्से से मिलाती हुई, देखे हो ना। जब बीच में देखोगे, एकदम बीचों बीच, उन रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है, और फिर ऊपर जैसे जैसे आता है लाइनें सटती जाती हैं, और जब एकदम ऊपर आता है डंठल वाले हिस्से पे, तो सभी लाइनें आपस में सट करके एक बिंदु पर मिल जाती है। एकदम वैसे ही ये दिख रहा है नहीं, है ना। यही जो हिस्सा होता है खरबूजे में, जो लाइनें इस तरह से बनी होती है, जिसको तुम काट काट करके बांटते हो, कहते हो हमको पतला मिला, किसी को मोटा मिल गया, है ना।
यही यही जो लाइनें हैं ना बांटने वाली, यही देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखाओं के बारे में समझ गए ना? जो लाइनें खरबूजे पर बनी हुई देखते हो वही लाइनें देशांतर रेखाएं हैं, समझ जाओ, सेम वही है। जब वो लाइनें बीच में होती हैं तो इनके बीच की दूरी अधिकतम होती है, और जैसे जैसे ऊपर के हिस्से पर पहुंचती है लाइनों के बीच की दूरी घटते घटते एकदम शून्य हो जाती है और एक बिंदु पर आकर के सब मिल जाती है। वही बात यहाँ लिखी गई है ना? अब देखो, जब खरबूजे को पकड़ोगे तो उसको घुमा करके देखो, जिधर घुमा करके सामने रखोगे वही लगेगा हाँ ये लाइन हमारे सामने है। ठीक, उसमें से किसी एक लाइन को तुम नहीं कह सकते कि यहीं से लाइन बननी शुरू हुई है। किसी एक लाइन को देख करके नहीं कह सकते कि यहीं से सारी लाइनें शुरू हुई हैं। वही समस्या देशांतर रेखाओं में भी आई। देशांतर रेखाएं तो खींच दी गई, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता था कि ये लाइनें, इन लाइनों की शुरुआत हुई कहां से है। कौन सी लाइन को हम पहली मानेंगे, कौन सी लाइन को 10वीं 15वीं मानेंगे। ठीक, तो इसके लिए समस्या यही है, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होने के कारण, लंबाई देखो यहां से यहां तक जब नापोगे तो सभी रेखाओं की लंबाई बराबर आएगी। और मुझे कोई कल्पना करो, इधर से इधर तक नापोगे, इधर से इधर तक नापोगे, इधर से इधर नापोगे, सभी लाइनों की लंबाई बराबर आएगी। ठीक, लेकिन अक्षांश रेखाओं में ऐसा नहीं होता। जो अक्षांश रेखाएं ऐसे खींची जा रही हैं, तो जो अक्षांश रेखाएं ऊपर है वो सबसे छोटी होंगी, जो सबसे बीच में है वो बड़ी होगी। जैसे जैसे तुम बीच की तरफ बढ़ोगे लाइनें बढ़ती जाएंगी, फिर जैसे जैसे नीचे खिसकते जाओगे लाइनों की लंबाई घटती जाएगी। लेकिन देशांतर रेखाओं में चाहे जो देशांतर रेखा ले लो, सबकी लंबाई बराबर होगी। तो सबकी लंबाई बराबर होने के कारण मानक देशांतर रेखा के निर्धारण में कठिनाई थी। मानक मतलब जिसको हम मानेंगे कि शुरुआत यही से हुई, उस देशांतर रेखा को बताने में कठिनाई हो रही थी। इसके लिए भूगोलवेत्ताओं ने, जो भूगोल के वैज्ञानिक थे, उन लोगों ने मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद किसी एक रेखा को मानक रेखा मानने के लिए निर्णय लिया। और निर्णय लेने के बाद क्या सहमति बनी? लंदन के ग्रीनविच शहर में, लंदन में एक शहर है ग्रीनविच, और उस जगह भूगोल की प्रयोगशाला बनी हुई है। उसी प्रयोगशाला से जो लाइन होकर के गुजरेगी, लाइनें तो हम बहुत सारी खींच सकते हैं ना, इतनी सारी लाइनें खींची जा सकती हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं। अनंत देशांतर रेखाएं खींच सकते हैं हम इस तरह से, है ना? इस तरह से अगर खींचते जाओ अनंत देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। उन्हीं अनंत देशांतर रेखाओं में से जो रेखा लंदन के शहर में, लंदन में स्थित जो शहर है ग्रीनविच, वहां पर जो वेधशाला यानी कि भूगोल की जो प्रयोगशाला बनी हुई है, उसकी छत पर से होकर के जो रेखा जाएगी, उस रेखा को हम मान लेंगे मानक देशांतर रेखा। वहीं से देशांतर रेखा की शुरुआत मानी जाएगी। उस देशांतर रेखा के इधर जाओगे तो पश्चिम दिशा, उस देशांतर रेखा के इधर आओगे तो पूर्व दिशा। अब फिक्स हो गया ना, मानक देशांतर पता चल गया। अब वहीं से हम दिशा का निर्धारण कर लेंगे, पूर्व में जाना है या पश्चिम में जाना। ठीक, तो हमारे पास अक्षांश रेखाएं भी पता चल गई, देशांतर रेखाएं पता चल गई, जिससे हम दिशा बता सकते हैं पूर्व या पश्चिम। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे क्या। अब बात आ गई देशांतर और समय। हमारे पास अक्षांश रेखाएं भी आ गई, देशांतर रेखाएं भी आ गई। अब हम पढ़ेंगे देशांतर और समय। ठीक, अक्षांशों के बारे में पढ़ लिया, देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ लिया, ठीक, और मानक देशांतर के बारे में पढ़ लिया। अब हम इनका प्रयोग करके, अक्षांश देशांतर और मानक देशांतर का प्रयोग करके हम समय का निर्धारण करना सीखेंगे कैसे होगा। देखिए, पृथ्वी की आकृति लगभग गोलाकार है, अतः इस पर सभी स्थानों पर एक ही समय पर सूर्योदय नहीं होता। क्या इस बात को समझ रहे हो? पृथ्वी गोलाकार है, इसलिए हर स्थान पर एक साथ सूर्योदय नहीं होता है।
ठीक है, क्यों नहीं होता? जैसे देखिए, ये मान लीजिए सूर्य है और ये पृथ्वी है। ठीक, पृथ्वी के चारों तरफ इधर से लेकर के इधर तक मानव बस्तियां बनी हुई हैं। बोलो, इंसानों के आवास पृथ्वी के चारों तरफ बने हुए हैं ना, पृथ्वी की सतह पर। और सूर्य का प्रकाश जहां पड़ेगा केवल सामने की तरफ आएगा ना, यहाँ पर तो अंधेरा रहेगा। और ये भी जानते हो पृथ्वी अपने अक्ष पर खुद भी घूम रही है, खुद अपने अक्ष पर भी घूम रही है। जहां तक प्रकाश आ रहा है वहां तो सुबह का समय है, जहां प्रकाश नहीं है वहां रात का समय है। ठीक, अब देखो, जैसे ही पृथ्वी घूमना शुरू करे, मतलब घूम तो रही है, अब क्या होगा, जब पृथ्वी इस दिशा से इस दिशा में घूमेगी, ठीक, तो क्या होगा, जैसे जैसे जो स्थान सूर्य के प्रकाश वाले क्षेत्र में आएगा वहां सुबह होने लगेगी। पृथ्वी जब हल्का सा खिसकेगी तो यहाँ सुबह होगी, अभी ये वाले स्थान पीछे ही है, यहाँ सुबह नहीं हुई। जैसे जैसे खिसकती जाएगी वैसे वैसे सुबह का समय अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टाइम पर सुबह होगा, सूर्योदय अलग अलग टाइम पर होगा। समझ रहे हो ना इस बात को? तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है, एक साथ सूर्योदय हर स्थान पर नहीं होता है। जब हर स्थान पर सूर्योदय एक साथ नहीं होगा तो क्या घड़ी का समय भी हर जगह का एक जैसा होगा? जहां पर सुबह पहले होगी वहां सुबह के 5 तो पहले ही बज जाएंगे ना, और जहां नहीं होगा वहां रात का समय चल रहा होगा। बोलो, तो क्या होगा, किसी एक स्थान पर सूर्योदय का समय है तो किसी अन्य स्थान पर दोपहर है, और तीसरे स्थान पर सूर्यास्त है तो कहीं पर आधी रात हो रही है। अतः पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के समय मापन और उनकी तुलना करना एक कठिन कार्य है। पता चला अपने भारत में एशिया में सुबह हो रही है तो अमेरिका में रात हो रही है। ठीक, आप यहाँ सुबह सो के उठे हैं तो वहां लोग सोने जा रहे हैं, है ना? समझ रहे हो बात को? अब हर काम ऑनलाइन या इस तरह से पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है किसी न किसी तरह से। आपके सोने का समय तो उनका काम करने का समय, आपका काम करने का समय हो रहा है तो उनका सोने का समय हो रहा है, तो आपस में तालमेल नहीं बन सकता। ठीक, और समय का भी तालमेल नहीं बनेगा। कैसे आप एक दूसरे के समय की तुलना करेंगे? ठीक, इसके लिए ये बहुत कठिन कार्य हो जाता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। ठीक, कैसे? समय को मापने का सबसे अच्छा साधन सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, ये सबको पता है। ठीक, समय का अनुमान सूर्य द्वारा बनने वाली परछाई के आधार पर किया जाता है। जब आप सुबह उठते हैं, सूर्योदय होता है, अगर सूर्य के सामने खड़े हो जाओ खुले मैदान में तो तुम्हारे शरीर की परछाई सुबह के समय सबसे लंबी होगी। बोलो, सुबह के समय एकदम जब सुबह सुबह हो रही हो, सूर्योदय हो ही रहा हो, आप किसी मैदान में खड़े हो जाइए और अपनी खुद की परछाई को देखिए। ठीक, और उस एक स्थान को निश्चित कर लो, जिस जगह पर खड़े हो उस स्थान पर कोई निशान बना दो। सुबह का समय नोट कर लो सूर्योदय का, वहां जाकर के खड़े हो जाओ और देख लो तुम्हारी परछाई कहां तक जा रही, वहां पर भी निशान लगा दो कि मैं जहां खड़ा हूं वहां से मेरी परछाई कहां तक गई, वहां पर निशान लगा दो। 1 घंटे 2 घंटे बाद फिर जाओ, फिर उसी स्थान पर खड़े होकर के देखो अब परछाई कितनी लंबी बन रही है। इस तरह से करते करते दोपहर तक देखो। दोपहर में ठीक 12 बजे जब एकदम मध्य दोपहर होती है उस समय जाकर के फिर उसी जगह पर खड़े हो जाओ, तब देखो तुम्हारी परछाई कितनी लंबी बनती है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे सूर्योदय के बाद समय बढ़ता जाता है परछाई छोटी होती जाएगी, और जब एकदम मध्य दोपहर होती है, सूर्य एकदम ऊपर सिर पे रहता है, तब आपकी परछाई आपके पैर के नीचे ही रहेगी, है ना? समझ गए कि नहीं? तो आप अपने परछाई की लंबाई से बता सकते हैं कि कितना बज रहा होगा अनुमान। जब परछाई एकदम मेरे पैर के नीचे, इसका मतलब ठीक 12 बज रहे हैं। जब परछाई थोड़ी सी बड़ी है तो हो सकता है 11 साढ़े 11 बढ़ रहा होगा। ठीक, और जब मेरी परछाई सबसे लंबी है तो उस समय सूर्योदय हो रहा है, यानी सुबह के 5-6 बज रहे हैं।
तो आप अपनी परछाई से सूर्योदय और समय का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक, मध्याह्न दोपहर में सबसे छोटी परछाई होती है ना। अब देखिए, किसी यामयोक्तर देशांतर पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो वहां दिन के 12 बजते हैं। ठीक, इस समय को वहां का स्थानीय समय कहते हैं। समझ गए? तो देशांतर रेखाओं का उपयोग करके हम समय का अनुमान लगा सकते हैं। कैसे? आगे देखते हैं। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व कहने का मतलब, ये मान लो पृथ्वी है अगर, तो ये पूर्व होगा, ये पश्चिम होगा ना, ऊपर उत्तर है और यहाँ दक्षिण है। पश्चिम से पूर्व यानी कि पृथ्वी का जो घूर्णन है वो इस तरीके से हो रहा है, ऐसे पश्चिम से पूर्व घूर्णन हो रहा है, ऐसे। ठीक है ना? तो पृथ्वी का जो घूर्णन है वो ऐसे हो रहा है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो ये बताओ, जब पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व की दिशा में हो रहा है तो सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? पूर्व में होगा या पश्चिम में होगा? सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? ये मान लो यहाँ पर सूर्य है, ठीक, और पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व दिशा में, तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? पूर्व में, क्योंकि घूमते हुए पूर्व वाला हिस्सा सबसे पहले सूर्य के सामने आएगा ना। ठीक है, सबसे पहले पूर्व वाला हिस्सा आएगा। समझ गए बात को? ये अतः प्रधान यामयोक्तर के, प्रधान यामयोक्तर मतलब कि वह रेखा जो लंदन के ग्रीनविच शहर की वेधशाला से होकर के जा रहा है उसी को प्रधान यामयोक्तर यानी कि मानक देशांतर उसी को कहेंगे। तो उस मानक देशांतर को हम जीरो अंश कहते हैं। कौन से अंश का कहते हैं? जीरो अंश। ठीक, तो ये मान लो ये मानक देशांतर ये वाला है, ये जीरो अंश वाला है। इसके पूर्व में लिखा है ना, प्रधान यामयोक्तर के पूर्व यामयोक्तर पर स्थानीय समय ग्रीनविच समय से आगे, यानी कि यहाँ पर जो टाइम हो रहा होगा उस टाइम से यहाँ का टाइम आगे होगा ना। यहाँ का जो समय होगा, यहाँ के समय से पूर्व वाला आगे चल रहा होगा, पश्चिम वाला पीछे चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ सूर्योदय पहले होगा ना। यहाँ तो अभी रात के 12 बज रहे हैं और यहाँ सुबह के 5 बजने वाले हैं, है ना। तो यहाँ का समय आगे होगा। जैसे जैसे आप पश्चिम की तरफ बढ़ते जाएंगे समय पीछे होता जाएगा। ठीक, हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 अंश घूम जाती है। 360 अंश का मतलब एक चक्कर पूरा कर लेती है। 24 घंटे में पृथ्वी एक गोला चक्कर पूरा कर लेती है। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर कोई वस्तु है तो ये 24 घंटे में ये स्थान 24 घंटे में ऐसे घूमते घूमते आएगा, फिर वापस यहीं पहुंच जाएगा, है ना। अतः पृथ्वी के घूर्णन की गति 15 अंश देशांतर प्रति घंटा है, यानी कि एक घंटे में जो पृथ्वी का घूर्णन होगा वो 15 अंश घूमेगी। पृथ्वी एक घंटे में 15 अंश घूमती है, 24 घंटे में 360 अंश घूमेगी। ठीक, तो इसको दो तरीके से कहा गया है। 15 अंश घूमती है एक घंटे में, या फिर 4 मिनट में एक अंश घूमती है। ठीक है ना, एक अंश घूमने में 4 मिनट, 15 अंश घूमने में 1 घंटा। एक अंश घूमने में 4 मिनट, एक अंश कितना होता है? देखो, एक अंश बस इतना सा ही तो होगा, यानी कि पृथ्वी को अपनी से, मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी को अपनी जगह से बस इतना सा घूमने में 4 मिनट लगेगा। ठीक है ना, अगर हमें घूमना हो तो हम तुरंत घूम जाएंगे, लेकिन पृथ्वी को एक अंश केवल घूमने में, एक अंश हल्का सा बस इतना ही घूमेगा ना, एक अंश केवल घूमने में 4 मिनट का समय लगेगा। अब पूरा घूमने में 360 अंश पूरा घूमने में 24 घंटे लगेंगे। ठीक,
15 अंश घूमने में 1 घंटा लगेगा। ठीक है, आगे अब आता है मानक समय। मानक समय क्या है? अब हम समय का निर्धारण कैसे करेंगे? विभिन्न देशांतर रेखाओं पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है, ये तो पता है। अलग अलग देशांतर रेखाओं पर समय अलग अलग है। जो पूर्व में है वहां का समय आगे है, जो जैसे जैसे पश्चिम में होते जाएंगे वहां का समय पीछे होता जाएगा। ठीक, स्थानीय समय में इस अंतर के कारण अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे कई देशांतरों को पार करने वाली रेलगाड़ी की समय सारणी बनाना। जैसे देखो, रेलगाड़ी से अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं ट्रेन से, और ट्रेन देख रहे हो ना कि एक अंश में कितने समय का अंतर आ रहा है? 4 मिनट का। 4 मिनट का अंतर आ रहा है ना। एक अंश अगर ट्रेन खिसकी तो 4 मिनट का अंतर आया। और ट्रेन की यात्रा होती है वो 1-2 हजार किलोमीटर दूर जाता है। ठीक, अगर ट्रेन दूर तक जा रही है तब कई देशांतर रेखाओं को पार करके जाएगी ना। और ये जहां पूर्व से पश्चिम दिशा में अगर जा रही है तो देशांतर रेखाओं पर समय अलग अलग रहेगा। जब ट्रेन अलग अलग समय पर पहुंचेगी तो जो टाइम टेबल बनेगा ट्रेन का कि किस स्टेशन पर ट्रेन कितने बजे पहुंचने वाली है, वो समय ही निश्चित नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। आज जो समय बताओगे कल पता चला समय बदल गया। ठीक, तो समय के निर्धारण में कठिनाई आएगी। ठीक, हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी सीमा के बीच लगभग 29 अंश का देशांतरीय विस्तार है। यानी कि जो मेरा देश है भारत, इस तरह से देखते हो अपना देश भारत बनता है ना, ये अपने भारत देश का मैप है। ठीक, पूर्व, ये पूर्व वाला हिस्सा है और ये पश्चिम वाला हिस्सा है। जब ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो कितने अंश का अंतर आ रहा है? 29 अंश का। एक अंश पे कितने मिनट का अंतर है? 4 मिनट का। 29 पे 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का अंतर लगभग आ जाएगा। यानी कि ट्रेन अगर यहाँ से यहाँ तक चल रही है तो 2 घंटे का फासला हो जाएगा, 2 घंटे का गैप रहेगा। तो टाइम टेबल अगर कोई बना रहा है अलग अलग स्टेशन के लिए तो समय कुछ न कुछ आगे पीछे हो जाया करेगा। अगर वो टाइम टेबल में लिखा है कि ट्रेन 12 बजे पहुंचेगी तो पता चला 12:20 पे पहुंच रही है या 11:30 बजे ही पहुंच गई। आपको जाना है कहीं और आपने टाइम टेबल में देखा समय 12 बजे है। ठीक, लेकिन ट्रेन देशांतर रेखा को चीरते हुए गई, 11:30 बजे ही पहुंच गई और ट्रेन 11:30 बजे पहुंच करके निकल के चली गई और आप 12 बजे जाकर के वहां पता चलेगा कि ट्रेन तो निकल गई, है ना। तो ये समस्या आती है। ठीक, दोनों स्थानों के स्थानीय समय में जो अपने देश का पूर्व और पश्चिमी हिस्सा है लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक देश की एक केंद्रीय या मानक समय रेखा हो। ठीक है ना। तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए पूरे देश का जो विस्तार है पूर्व से पश्चिम की तरफ, उस विस्तार में यहां से पूर्व से पश्चिम में 29 अंश का अंतर है ना। अगर यहाँ पर 1 अंश है तो यहाँ 29 अंश है। इस अंतर को मिटाने के लिए, इस अंतर को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? अपने देशांतर रेखाओं को, ठीक, देशांतरी समय को कुछ इस तरह से सेट करेंगे कि यहाँ और यहाँ वाले समय में ज्यादा अंतर न हो। उसके लिए क्या करेंगे कि बीच में, ये दोनों तो है ही 29 अंश के अंतर पर, बीच में हम जरूरत के हिसाब से 1 या 2 अलग और एक देशांतर रेखा बना लेंगे, जिससे क्या होगा, अब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पास पास हो जाएगा ना। जैसे मान लो यहाँ 1 अंश है, यहाँ 29 अंश है, इनके बीच में तो काफी गैप है। बीच में हम कुछ और खींच लेते हैं। मान लो यहाँ पे 15 अंश खींच दें, यहाँ पे 20 अंश खींच दें। अब अगर हम 20 से 29 में जाएंगे या 20 से 15 की तरफ जाएंगे तो कम अंतर आएगा ना। 1 से सीधे 29 में जाने पे ज्यादा अंतर 2 घंटे का आ रहा है। अब अगर हम 20 से 15 इधर से इधर यात्रा करें, इधर से इधर यात्रा करें तो कम ही समय का गैप आएगा, कम समय का अंतर आएगा। ठीक, तो यही किया गया। भारत के देशांतर रेखाओं में 29 अंश का अंतर था पूर्व से पश्चिम में, तो इसलिए
एक और देशांतर रेखा खींच दी गई लगभग बीच में से, ठीक। वह देशांतर रेखा प्रयागराज से होकर के जाती है, इलाहाबाद, मिर्जापुर प्रयागराज है, मिर्जापुर प्रयागराज के बीच में से होकर के गुजरती है, ठीक। तो मिर्जापुर प्रयागराज लगभग उत्तर प्रदेश के जिले हैं, ये लगभग पूर्व और पश्चिम के बीच में आ जाते हैं। तो इस लाइन को जो प्रयागराज से होकर के गुजरता है, इसको मानक मान लिया गया भारत के लिए कि हम जो घड़ी का टाइम सेट करेंगे, वो घड़ी का टाइम हम इस मानक रेखा से सेट करेंगे, जिससे कि न इधर वालों को दिक्कत हो न तो इधर वालों को दिक्कत हो, ठीक है ना। अगर इधर के राज्य वाले जो एक अंश वाले पर हैं, ये अपने हिसाब से टाइम सेट कर लेते, ये अपने हिसाब से टाइम सेट कर लेते, तब दोनों के टाइम में 2 घंटे का अंतर आता है ना। अब अगर हम बीच वाली रेखा के हिसाब से टाइम सेट करेंगे, तो जितना अंतर इनके घड़ी में, उतना ही अंतर इनकी घड़ी में। तो जिस समय सारणी को ये बनाएंगे, जितना अंतर इनके समय सारणी में होगा, उतना ही अंतर इनकी समय सारणी में होगा। तो समय का जो समस्या आ रही है कि ट्रेन लेट और फास्ट हो रही है, वो समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक। तो देशांतर रेखाओं के प्रयोग से ऐसा हम करते हैं, ठीक। देखिए, एक देश की एक केंद्रीय मानक समय रेखा, जो बताए तुमको केंद्रीय मानक, हर देश अपना अपना एक मानक बना ले। जैसे ग्रीनविच वाला तो मानक बनाया गया, वो पूरे विश्व के लिए है, लेकिन हर देश अपने स्थानीय समय के लिए एक मानक रेखा खुद बना ले। तो भारत ने जो मानक रेखा बनाई है देशांतर अपनी, वो मिर्जापुर और प्रयागराज के बीच से होकर के गुजरती है, ठीक। तो उस मानक रेखा के हिसाब से हम अपने भारत का मानक समय बना लेते हैं, अपने भारत का। और जो मानक रेखा जो भारत की है, वो किस अंश पर है? 82.5 अंश पर। कौन सी रेखा है वो? जो मिर्जापुर से होकर के जा रही है, प्रयागराज मिर्जापुर के बीच से, वो 82.5 अंश पर खींची गई है, ठीक। इस पूर्वी देशांतर रेखा को मानक मध्याह्न रेखा माना गया है। इस रेखा के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय कहते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है ना। जैसे देखो, ये पूरा विश्व है, ठीक। इस पूरे विश्व में ये 0 अंश वाला है, जो ग्रीनविच से होकर के जाता है, ठीक। यहाँ पर अपना भारत है, भारत में उत्तर प्रदेश में 82.5 अंश पर हमने खींच दिया है भारत का मानक समय। तो ये जो भारत का मानक समय है, ये कितने समय आगे है? 5.5 घंटा आगे है, ठीक। अगर मान लो यहाँ पर 12 बज, ठीक है, यहाँ मान लो सुबह के 12 मतलब रात में, आधी रात के 12 बज रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ का समय 5.5 घंटा आगे होगा। करने का मतलब अब यहाँ पे सूर्योदय का समय, भोर का समय हो रहा है 5:30, यहाँ पे आधी रात हो रही है और ये 5.5 घंटे आगे है, तो यहाँ पे सुबह होने वाली है भारत में, ठीक है। वही बात यहाँ कर रहा है कि हमारे देश का जो समय है भारत का, वो मानक समय ग्रीनविच वाले समय से 5.5 घंटा आगे है, ठीक। हम लोग 5.5 घंटा आगे चलते हैं ग्रीनविच से, ठीक है ना। अर्थात जब ग्रीनविच रेखा पर दिन के 12 बजेंगे, उस समय भारत की घड़ियों में शाम के 5:30। अगर दोपहर का 12 बज रहा है वहां, तब यहाँ अपने यहाँ शाम होने वाली है, 5:30 शाम के बज रहे हैं। पूरे विश्व को मानक समय के आधार पर समय कटिबंधों में बांटा गया है। संपूर्ण विश्व को 30 मिनट की समयावधि अथवा 7.5 अंश देशांतरी विस्तार के आधार पर समय कटिबंध में बांटा जाता है। ये जो देशांतर रेखाएं खींची गई है पूरे विश्व के लिए अलग अलग, इनके बीच की जो दूरी है वो 30 अंश खींची गई है। 30 अंश जो होता है, नहीं 30 मिनट की दूरी पर, और ये जो कोण की दूरी होगी वो 7.5 अंश होगी। 15 अंश पर 1 घंटा होता है ना,
15 अंश पर 1 घंटा होता है, और 15 का आधा करोगे तो 7.5, ठीक, तो 7.5 अंश पर आधा घंटा मतलब 30 मिनट। तो 30-30 मिनट के हिस्सों में बांटा गया। जैसे खरबूजे में जो लाइनें बनी है ना, उनको समझ लो कि वो 30-30 मिनट के अंतराल पे 7.5 अंश के अंतराल पर है। एक रेखा से दूसरी रेखा तक जाने में आपको आधा घंटा लगेगा, ठीक है ना। उनके बीच की कोणीय दूरी 7.5 अंश है। आपको एक रेखा से दूसरी रेखा तक अगर जाना है तो 30 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। देखो जैसे, अतः कोई भी देश 30 मिनट के गुणक के अंतराल पर ही अपना मानक समय निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए भारत एवं श्रीलंका का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा। श्रीलंका देखे हो ना, भारत के नीचे वाला जो है वही, दोनों का समय 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच से। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा और 6 घंटा। बांग्लादेश भारत के इस हिस्से में है ना इधर, तो वो 6 घंटा आगे है। पाकिस्तान भारत के थोड़ा सा पीछे है, वो 5 घंटा आगे है। भारत आधा घंटा और आगे है, बांग्लादेश आधा घंटा और आगे है, ठीक। बहुत अधिक देशांतरीय विस्तार वाले देशों के कई मानक कटिबंध होते हैं। बहुत अधिक देशांतरीय विस्तार का मतलब, रूस को देखे हो ना, रूस जो देश है वो बहुत दूर तक फैल गया है। दूर तक फैलने के कारण जो भारत का एक अंश से 29 अंश तक फैला था, ये और भी ज्यादा अंश तक फैला हुआ रूस। तो जब रूस और ज्यादा स्थान तक फैल गया, तो हमने केवल एक रेखा बीच में खींच दी 82.5 अंश पर, उसी से हमने अपना समय सेट कर दिया। लेकिन रूस क्या कर रहा है कि उसका देशांतरी विस्तार तो और भी ज्यादा है। अगर वह एक रेखा खींच करके बीचों बीच समय का सेटिंग करेगा, तब भी उनके घड़ियों में ज्यादा अंतर आएगा। इसलिए रूस एक से ज्यादा 2-3 मानक समय बना लिया है, ठीक है ना। यहां से यहां तक के लिए अलग मानक समय, यहां से यहां तक के लिए अलग मानक समय। इस मानक समय को यहां से सेट करता है, इधर वाले मानक समय को यहां से सेट करता है, ठीक। देशांतरी विस्तार ज्यादा होने के कारण ये समस्या है उसके पास। जैसे अपने यहाँ जो 2 घंटे का अंतर आ रहा था घड़ियों में, एक अंश से 29 अंश तक जाने में, अभी वर्तमान में भारत की घड़ियों में एक कोने से दूसरे कोने, पूर्व से पश्चिम में अगर देखोगे तो आधे घंटे का अंतर अभी भी आता है। तो वैज्ञानिक लोग अब ये भी कह रहे हैं कि जो ये आधे घंटे का अंतर आ रहा है, इसको और भी कम किया जा सकता है। जो हमने एक मानक रेखा बनाई है 82.5 अंश पर, एक और मानक रेखा बना ली जाए, तो दोनों को इधर उधर थोड़ा खिसका करके, तो जो आधे घंटे का अंतर आ रहा है, ये 10-15 मिनट के अंतर में आ सकता है, ठीक है ना। तो समय और सटीक हो जाएगा, ठीक है ना। ये मांग की जा रही है, ठीक। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये क्या है। आपको मालूम है कि पृथ्वी लगभग गोल है, अतः प्रत्येक स्थान पर पूर्व या पश्चिम किसी भी दिशा में यात्रा करके पहुंचा जा सकता है, ठीक है ना। पृथ्वी लगभग गोल है, आपको किसी एक स्थान पर अगर पहुंचना है तो आप चाहे इधर से घूम करके जाइए या इधर से घूम करके जाइए, चाहे पूर्व दिशा में जाइए इधर से घूम करके, या फिर इधर से घूम करके जाइए, किसी भी दिशा से आप घूम करके उस स्थान पर पहुंच सकते हैं। तो ग्लोब पर 180 अंश की पूर्वी व पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा है। जैसे देखो ये ग्लोब है, ये देशांतर रेखा, ठीक। ये 0 अंश है। आप 0 अंश से घूम करके पीछे होकर के जाएंगे तब जाकर के 180 अंश बनेगा, है ना। समझ लो बात को। और अगर इधर से घूम करके पूरा गोलाई से घूम करके जाएंगे तो 180 अंश इधर से भी बनेगा। तो आप चाहे 180 अंश पूर्व में घूम के जाइए या 180 अंश पश्चिम घूम करके जाइए, तो आप उसी जगह पर पहुंचेंगे। पहुंचना आपको उसी जगह पर है। तो 180 अंश पूर्व या 180 अंश पश्चिम, दोनों रेखा का मतलब एक ही है। यदि 0 अंश देशांतर रेखा से 0 अंश से 180 अंश पूर्वी देशांतर की ओर चले, तब आपको 12 घंटे लगेंगे। आधा दूरी तय कर रहे हैं ना,
जीरो से शुरू करके घूम करके फिर 180 पर पहुंचे, आधा दूरी तय कर लिया। पूरा दूरी करने में 24 घंटे लगता है ना, तो जीरो से 180 तक गए 12 घंटे, फिर इधर जीरो से 180 आए 12 घंटे। वही बात यहाँ बता रहा है, 180 एक अंश पे 4 मिनट का समय लगता है ना, 180 अंश पे 720 मिनट, मतलब 12 घंटे, 12 क्षण 72, यानी कि 12 घंटे लगेंगे। ठीक, और जीरो से 180 अंश पश्चिमी देशांतर की ओर यात्रा करें तब भी 12 घंटे लगेंगे। अतः 180 अंश पूर्वी देशांतर से ग्रीनविच जीरो देशांतर होते हुए 180 अंश पश्चिमी देशांतर तक यात्रा करने पर 24 घंटे। जैसे देखो, जीरो से 180 अंश पूर्वी देशांतर की ओर गए, फिर 180 अंश पूर्वी देशांतर से यात्रा करते हुए जीरो अंश पर फिर वापस आ गए, तो पूरा चक्कर काटने में कितना समय लगेगा? 24 घंटे या एक दिन के समय का अंतर, एक दिन का समय लगेगा। ठीक है ना, समझ गए? तो ये जो रेखा है हमारी जीरो अंश, ये जो जीरो अंश ग्रीनविच रेखा है, इसी रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक, देखिए इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए 180 अंश देशांतर रेखा के सहारे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मान ली गई है। जो 180 अंश वाली है ना, जीरो से शुरू करके हम पूर्व में फिर 180 पर गए और इधर पश्चिम से यात्रा करके 180 पर गए। ठीक है ना, तो ये जो 180 अंश वाली रेखा है, इसी रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, मतलब जो दिनांक तारीख का हम बताते हैं ना, आज ये तारीख है, आज ये तारीख है, ठीक है ना, तो तारीख बताने के लिए, डेट बताने के लिए हम 180 अंश वाली देशांतर रेखा का प्रयोग करते हैं। जब पृथ्वी घूमते हुए 180 अंश वाली रेखा सूर्य के सामने से होकर के निकल जाती है, तब डेट बदल जाती है। ठीक है ना, पृथ्वी ऐसे गोल गोल घूम रही है, गोल गोल घूमते घूमते जब 180 अंश देशांतर रेखा एक बार सूर्य के सामने आई तो एक नई डेट शुरू हुई, फिर जब वो घूम करके फिर वापस सूर्य के सामने आ जाएगी तो डेट बदल जाएगी। उसी को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसीलिए कहते हैं। ठीक है ना, जीरो अंश वाले से हम पूर्वी और पश्चिमी देशांतर देखते हैं और 180 अंश वाले से डेट को देखते हैं। ठीक है ना, यही है, तो डेट का समझ गए ना, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अच्छा, इसको टेढ़ा मेढ़ा क्यों बनाया गया है? टेढ़ा मेढ़ा इसलिए बनाया गया है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को, जहां पर स्थल है, ठीक है ना, स्थल, स्थल का मतलब देखना ना, ये कोई देश है साइबेरिया, ये अलास्का है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई द्वीप है, तो क्या किया गया, 180 अंश देशांतर खींचते समय जहां पर कोई देश आ रहे थे वहां पर रेखाओं को मोड़ दिया गया, जिससे कि वो रेखाएं किसी देश को काटते हुए न जाएं। किसी देश को अगर काटते हुए जाएंगी तो क्या समस्या होगी जानते हो? जैसे मान लो अगर यही शुरुआत करते सीधा खींच देते तो ये साइबेरिया है, साइबेरिया का कुछ हिस्सा इस तिथि रेखा के इधर आ गया और साइबेरिया का कुछ हिस्सा तिथि रेखा के इधर आ गया। मान लो यहाँ पर किसी व्यक्ति का घर है, ठीक, उसके घर पर जब सूर्य के सामने पहुंचेगा, ठीक, सूर्य के सामने जब पहुंचने वाला होगा तो इधर अलग डेट और इधर अलग डेट। मान लो उसका घर खूब लंबा सा बना हुआ है, इधर के कमरे में जो है वो 4 तारीख बोलेगा, उधर के कमरे में जो है वो 5 तारीख बोलेगा। एक ही व्यक्ति के घर में 2-2 तारीख हो जाएगी, है ना। इसीलिए तिथि रेखा को जहां पर स्थल है, जहां पर लोगों के आवास है, वहां से मोड़ करके समुद्री जगह में से लेके जाया गया, समुद्र में कौन रहने जाएगा, वहां डेट बदलने से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मोड़ा गया है ना, टेढ़ी मेढ़ी की खींची गई है। समझ गए बात को? ये ठीक, अब ये देखो पूरा हमारे पास एक मैप है, इस मैप में सारी देशांतर रेखाएं दी हैं। ठीक, देखो ये ग्रीनविच मानक रेखा है जो इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के जाती है। ये ग्रीनविच रेखा J1, ये पूर्व के हिस्से हैं और ये पश्चिम के हिस्से हैं। और ये देखो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। पूरे मैप को, जो मैप ऐसे पूरा गोल रहता, उसको पूरा खोल करके चादर की तरह फैला दिया गया है।
तो ये हमारा ग्रीनविच रेखा है 0 अंश। यहाँ से हम पूर्व और पश्चिम का निर्धारण करते हैं। ये है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 अंश पर बनी होती है। ये हमें डेट बताती है, अलग अलग दिन बदलने को बताती है कि आज ये दिन हो गया, आज ये दिन हो गया, आज ये तारीख, आज ये तारीख। ठीक है, दिन और तारीख का निर्धारण हम वहां से करते हैं। ठीक है ना, ये समय का निर्धारण ग्रीनविच रेखा से, ग्रीनविच रेखा से समय का निर्धारण होगा, टाइम का, और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से डेट का, तारीख का निर्धारण होगा। अब बात समझ गए ना, दिन तारीख किस तरह से बदल रहे हैं तिथि रेखा के हिसाब से और ग्रीनविच रेखा के हिसाब से, ये चीज है हमारे पास। यही पूरा था ग्लोब के बारे में। इन्हीं ग्लोब पे जो रेखाएं हैं अक्षांश और देशांतर, ये तो देशांतर रेखाएं खींची गई हैं और अक्षांश रेखाएं इस तरह से खींची जाएंगी ना, ये अक्षांश रेखाएं होंगी। अब समझ लो इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग करके अगर हमें किसी स्थान की दूरी बतानी हो तब हम क्या करेंगे। मान लो यहाँ पर कोई स्थान है, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर ये देशांतर रेखा के काट रही है, तो हम इस देशांतर से बता सकते हैं ना कि पूर्व में कितने अंश अक्षांश और कितने अंश देशांतर। देशांतर रेखा का भी एक कोण है और अक्षांश रेखा का भी एक कोण है। मान लो ये अक्षांश रेखा, ये देशांतर रेखा 45 अंश पर बनी हुई है और ये जो अक्षांश रेखा है ये देशांतर 45 अंश पर और ये अक्षांश 40 अंश पर बना है। तो ये 45 अंश वाला और ये 40 अंश वाला आके जहां पर काट रहे हैं इस बिंदु को अभी तो कोई नाम हो जाएगा ना कि 40 अंश अक्षांश और 45 अंश देशांतर। जिस जगह पर काटेंगे वह जगह किसी नाम से जाना जाएगा, तो उस जगह को हम बता सकते हैं। जैसे अपना स्कूल है ना, अपने स्कूल का भी अक्षांश और देशांतर है, ठीक है ना, अक्षांश और देशांतर अपने स्कूल का, ठीक है ना। तो कितने अक्षांश और कितने देशांतर पर अपना स्कूल बना हुआ है, इस अक्षांश और देशांतर को अगर कोई व्यक्ति मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में डालेगा अक्षांश इतना, देशांतर इतना, अगर डाल देगा तो सटीक उसको या किस स्कूल की लोकेशन मिल जाएगी, है ना, अक्षांश और देशांतर के हिसाब से। समझ गए? जैसे तुम लोगों को दिखाते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मदद से हम स्थान बता सकते हैं। जहां पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी उस जगह को हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मान को रख करके हम बता सकते हैं कितने अक्षांश और कितने देशांतर पर वह स्थान है। ठीक, इसके लिए हमको किसी चर्चित स्थान या प्रसिद्ध स्थान की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम केवल अक्षांश और देशांतर अगर बता दें उस स्थान की सटीक लोकेशन आप जान सकते हैं। ठीक है, इसे दिखा रहे तुम्हें, देख, ये देखो यहाँ पे एक हरा दिख रहा है और एक लाल वाला दिख रहा है। ये लाल वाला खिसक खिसक करके हरे वाले की तरफ आ रहा है ना, ये क्यों आ रहा है? ये जो हरा वाला है ना, ये अपने स्कूल का अक्षांश और देशांतर के हिसाब से उस बिंदु पर सेट कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे बताया ना 45 अंश अक्षांश देशांतर और 40 अंश अक्षांश, जिस बिंदु पर काट रहे हैं उस बिंदु पर जो स्थान होगा वो स्थान वहां पर है। अपने स्कूल का जो अक्षांश है, यानी कि अक्षांश का मतलब कोण, जो अंश कोण है वो, और देशांतर वाला जो कोण है उस कोण को जिस बिंदु पर मिलाया गया है वहां पर अपना स्कूल बना है। तो यहाँ से जो अक्षांश और देशांतर काटती हुई जा रही है वो इस हरे वाले बिंदु को दिखा रहा है। और लाल वाला बिंदु क्या है? लाल वाला बिंदु ये दिखा रहा है कि जो ये अक्षांश देशांतर काटा है उससे कितनी दूर पर है। जिस जगह पर ये हरा वाला दिख रहा है ना, अभी हम लोग सटीक उस जगह पर नहीं खड़े, जहां ये हरा वाला है अगर हम चलते चलते जाएं और जिस जगह पर जाकर के दिख जाएगा तो समझ जाओ कि अपने स्कूल का जो अक्षांश देशांतर है एकदम ठीक उसी बिंदु पर है। अभी अगर हम लोग देखो इधर पास में है ना, अभी अगर निकल करके सड़क पर चले जाओ तो ये लाल वाला खिसक करके दूर चला जाएगा। लाल वाला हमारी लोकेशन बता रहा है, हरा वाला स्कूल का अक्षांश और
देशांतर बता रहा है। ठीक, अक्षांश और देशांतर की मदद से आप किसी भी स्थान की सटीक लोकेशन का पता लगा सकते हैं। आप नेट पर डालिए, मैप में डालिए अक्षांश और देशांतर, वो ठीक आपको एकदम उसी स्थान पर लेकर चला जाएगा। समझ गए ना, आपको किसी चर्चित स्थान को बताने की जरूरत नहीं है। ये होती है वास्तविक स्थिति का पता बताना अक्षांश और देशांतर की मदद से। ठीक है ना, ये पूरा पाठ आपका खत्म। अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, ग्लोब क्या होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर है ना। चलिए ठीक है।